मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GTS एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3। ओके, सो आज हम अपने थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रेविटेशन के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रेविटेशन का यूज़ तो हमारे जो बेसिकली अगर हम बात करें सन और अदर प्लैनेट्स के मोशन में हम यूज़ करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, अर्थ पे भी होता है ग्रेविटी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है जो मेनली हम किसकी बात करते हैं, सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखने की बात करते हैं। ओके, तो जो हम आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉनसन केपलर। ओके, 16वीं सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने ही बताया था कि प्लैनेट का मोशन कैसे होता है सन के चारों तरफ। ओके, कि वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, रेक्टेंगुलर पाथ में घूमता है, ऑर्बिटल उसका कैसा होता है। ओके, कैसी उसकी स्पीड रहती है कि जब प्लैनेट हमारे सन के पास होता है या सन से दूर होता है। ओके, तो अलग अलग कि कैसी उसकी स्पीड रहेगी, क्या रिलेशन रहेगा टाइम के बीच का और डिस्टेंस के बीच का। तो ये सारे रिलेशन उन्होंने बताए, केपलर ने बताए थे अपनी थ्योरी में। ओके, तो केपलर ने 3 लॉ दिए थे, तो उन तीनों लॉज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लॉज की हेल्प से ही न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला जो टर्म था और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ओके, उसको एक्सप्लेन किया था। ओके, अगर जैसे कि हमें ये पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो जो ये r स्क्वायर था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी उसके स्क्वायर के। ओके, तो ये जो एजम्पशन था न्यूटन का, ये कहाँ से आया था, ये केपलर के उन 3 लॉज से ही आया था जो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे केपलर ने। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बाकी जो भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर उनको देख भी सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो जब हम लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, अदर प्लैनेट्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हमें जो चीज़ स्टडी करनी है कि वो किस तरह से घूम रहे हैं और किस स्पीड से घूम रहे हैं। ओके, ये बात हमें पहले जो हम बात मानते थे कि एक सन है, ओके, और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। ओके, सर्कुलर पाथ में रोटेट। और इससे पहले भी एक थ्योरी क्या थी कि सन तो रोटेट कर रहा है और बाकी हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो स्टेशनरी है, एक थ्योरी ये भी थी। ओके, तो इन सारे मिथ को और सारी थ्योरीज को ब्रेक करते हुए केपलर ने अपने 3 लॉ दिए। ओके, तो दीज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर देयर 3 लॉज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, 3 लॉज उन्होंने बताए कि जो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन है वो कैसा है, उनकी स्पीड क्या है घूमने की, और उनके बीच का डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या है। ओके, तो पढ़ते हैं पहले केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को। ओके, तो जब हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये बताया केपलर ने द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ elliptical orbit. The planets move around the sun in an elliptical orbit with sun at its one of the foci.
अभी समझेंगे फोकाई क्या होता है। ओके, तो पहला जो लॉ दिया था कैपलस ने वो बताया था कि द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट इट्स वन ऑफ द फोकाई। ओके, अब समझते हैं इसको। जो हम बात करते हैं, ये हमारा सन है। ओके, तो इसके अराउंड जितने भी प्लैनेट रोटेट करेंगे वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज द पाथ अलोंग विच द प्लैनेट रोटेट, मतलब प्लैनेट जिस पाथ को फॉलो करते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम रास्ता बोलते हैं किसी चीज़ को, एक वे होता है, तो घर से स्कूल जाने का, स्कूल से घर आने का एक रास्ता होता है। ओके, उसी तरह से क्या होता है कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूमते हैं उनका घूमने का जो रास्ता होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, ऑर्बिट बोलते हैं। तो वो जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल साइज शेप का होता है, तो डेट इज इलिप्टिकल। ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, मतलब इलिप्स के शेप में होता है। ओके, इट इज नॉट परफेक्टली सर्कल। अब क्या फोकाई क्या होता है? जैसे कि हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का एक सेंटर होता है ना। उसी तरह से जब हम इलिप्स की बात करेंगे तो इलिप्स के दो सेंटर होते हैं, F1 F2। ओके, तो अभी समझने के लिए इतना ही समझते हैं कि जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है उस तरह से इलिप्स के दो सेंटर मान सकते हैं या उनको फोकस बोलते हैं, जहां से हम कोई भी मेजरमेंट इलिप्स की करते हैं। दैट इज फोकस 1 एंड फोकस 2। अब कहने का मतलब क्या है? द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो सन या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। ओके, तो सन या फिर यहाँ पे होगा, जबकि ऑर्बिट उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। सिंपल सा रूल था। केवल उन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट्स का रोटेट करने का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन वो कैसा है? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ना कि कोई सर्कल है, ना कोई रोम्बस है, अलग कोई भी शेप नहीं है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ओके, तो पहले लॉ का यही होता है। डायग्राम भी बना लेंगे इसका। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो जब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बताया? द प्लैनेट्स मूव around the sun in such a manner that it will swap equal areas in equal interval of time. Okay, that is the definition for the second law of planetary motion. The planet moves around the sun in such a way that it will swap equal areas in equal interval of time. तो जब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ केपलर की, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये तो बात समझ में आ गई कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, तो वो इलिप्टिकल वे में तो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड क्या होगी? ओके, तो इसको बोल सकते हैं स्पीड रिलेशन। ये बताता है कि प्लैनेट्स की स्पीड क्या होगी, किस तरह से वो रोटेट करेंगे। ओके, तो
क्या बोल रहा है, द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन सच अ मैनर दैट इट विल स्वैप इक्वल एरियाज इन इक्वल इन डेवलप टाइम। मतलब जब हम मानते हैं जब सन मान लेते हैं पॉइंट ए से अर्थ पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ओके, तो यहां से अगर देखें तो इसका एरिया कितना होगा, इस तरह से निकालेंगे, मतलब ये इसका एरिया हो गया। ओके, अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूर वाले डिस्टेंस की, ओके, जब हम दूर वाले डिस्टेंस की बात करेंगे ओके, तो यहां पे क्या है, जब सन के क्लोज है अर्थ, यहां पे सन के क्लोज है ना, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ओके, तो जब अर्थ सन के क्लोज है तो वहां पे उसकी स्पीड क्या होगी, अगर दोनों के एरिया A1 और एरिया A2 को इक्वल रखना है तो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, वो ज़्यादा होना चाहिए ना, जिससे धीरे धीरे मूव करें, ओके। तो हमें यहाँ से ये सीखने के लिए मिलता है कि जब अर्थ व्हेन अर्थ इज क्लोजर टू सन, when earth is closer to the sun, its speed जब क्लोज होती है, जब सन अर्थ के क्लोज होगी तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, इंक्रीजेस, ओके। और सेकेंड, when the earth is far from sun, its speed decreases, ओके। जब अर्थ क्लोज रहेगी सन के तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी, और जब अर्थ दूर रहेगी सन से तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, टू मेंटेन द एरिया फैक्टर, ओके। अगर एरिया बराबर रखना है तो उसकी स्पीड ज़्यादा और कम होती रहती है, तो ओके। तो इससे हमें ये समझने के लिए मिलता है कि अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, ओके। वो कभी कभी बढ़ती है और कभी कभी घटती है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू द सन। अर्थ से सन से कितनी दूर है, पास में है या दूर में है, तो उसके हिसाब से भी उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, ओके। तो थर्ड लॉ में कैपलस ने क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने बताया था डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन, ओके। मतलब जब सन एक जगह पे है, ओके, और सारे बाकी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इन अ इलिप्टिकल वे, ओके। तो इनके बीच का जो टाइम रहेगा इसके मूव करने का, प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करने का, और इनके बीच के डिस्टेंस का, ओके। तो ये डिस्टेंस और टाइम टू रोटेट या रिवॉल्व, ओके। तो इसके बीच का रिलेशन बताया था इस वाले लॉ में। तो ये लॉ को देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द planets, the cube of the mean distance of the planets from the sun is
is directly proportional to the square of the time taken to revolve around the sun by that planet. Okay, the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of the time taken to revolve around the sun by that planet. Okay, और इसको स्टेटमेंट में देखें तो इसको बोलते हैं r cube is directly proportional to t square. And what is r? r is mean distance between the planet एंड द सन. और ठीक है, टाइम टेकन, ये पता ही है कि टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. ओके, अगर इसको ओके यहाँ पे क्लास 10th में हमें क्लास 9th में आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए. ओके, तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो प्लैनेट की कितनी दूरी है और कितने डिस्टेंस पे वो रोटेट कर रहे हैं और कितना टाइम एक दूसरे के रेवोल्यूशन में ले रहे हैं. ओके, ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है जो कि हम क्लास 11th में इसको काफ़ी अच्छी तरह स्टडी करते हैं. और भी तो क्लास 9th के लिए केवल आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए और रिलेशन पता होना चाहिए. ओके, अब ये होता है ये आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. इसी फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था. ओके, तो कैपलस लॉ के प्लैनेटरी मोशन के जो लॉज थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि उन्हीं लॉज को यूज़ करके न्यूटन ने जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, कोई भी प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है, कैसे अपने ऑर्बिट में बना रहता है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया इन लॉज के हेल्प से. ओके, तो जो अब इन लॉज की जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे पता चलती है कि जो हमारे फॉर्मूले में आता है, देखो ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है. ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये क्यों है. ओके, तो यहाँ का जो रिलेशन फाइंड आउट किया था न्यूटन ने वो कैपलस के लॉ से ही फाइंड आउट किया था जो कि डिस्टेंस के और टाइम के बीच का रिलेशन होता है. ओके, इस लॉ के वजह से ही वो अपने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन कर पाए. तो कैपलस ने लॉज तो दे दिए थे लेकिन वो थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो थ्योरी को किन्होंने एक्सप्लेन किया था? न्यूटन ने. और उन्होंने ही अपने बाद में लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया था. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही. इस चैप्टर से जो काफ़ी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हम कर चुके हैं क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कैपलस मोशन इन दोनों कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए इस चैप्टर को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए. ओके, तो आज हमने कैपलस लॉ को ख़त्म कर लिया. 3 लॉज उन्होंने दिए थे और आगे आने वाली वीडियोज में हम इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे और आगे वेट और मास के बारे में पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही.